नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएससी एग्ज़ाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 सीरीज का 20वां सेट हल करने वाले हैं। इसके पहले 19 सेट हल कराए जा चुके हैं, तो यदि आप नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। और यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्ज़ाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है और 50 लकी पार्टिसिपेंट को आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन वेद है और दूसरा यजुर्वेद का संबंध संगीत से है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन वेद है, ये आपका सही है। और दूसरा यहाँ पे गलत है, यजुर्वेद का संबंध दिया गया यहाँ पे संगीत से, तो गलत है। यहाँ पे यजुर्वेद का संबंध जो है यज्ञ के नियमों और अन्य धार्मिक विधि विधानों से इसका संबंध है, न कि संगीत से। तो दूसरा तो गलत है। आपसे सही कथन पूछा गया था, तो केवल एक यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वेद जो है वह अति महत्वपूर्ण साहित्य है। वेद की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद ये विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई थी, जबकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई थी। और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ हैं। यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं और सामवेद का संबंध जो है वह यज्ञ के मंत्रों से है, जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण के बारे में लिखा गया है। तो इसमें आपसे सही पूछा गया था, केवल एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है तांबा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वह था कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा प्रथम जो औजार बनाया गया था कुल्हाड़ी बनाया गया था और यह आपका जो कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई थी वह आपका अति रपकम स्थान से इसकी प्राप्ति हुई थी कुल्हाड़ी की।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है यहाँ पे इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। और दूसरा है यहाँ पे कि इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। जोरवे संस्कृति क्या है? तो इस संस्कृति का कालखंड देखा जाए 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यह संस्कृति ग्रामीण थी। इसकी अनेक बस्तियां, जैसे इसमें दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और इसका सबसे बृहद स्थल वह दैमाबाद था। यहाँ से एक 5 कमरों वाला मकान और काले रंग के मृदभांड भी मिला है। तो दोनों ही सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। दूसरा, अग्नि का आविष्कार इस काल की प्रमुख घटना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो दूसरा दिया गया है कि अग्नि का आविष्कार इस काल की प्रमुख घटना है, ये आपका सही नहीं है। यह मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पूछा गया था। पहला इसमें आपका सही है। इसका समय काल यानी मध्य पाषाण काल का समय काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और जो है यह काल पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण का काल है। इस काल तक जो है हिमयुग यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु यह गर्म और आर्द्र हो चुकी थी। पूरा पाषाणकालीन मानव ने अग्नि जलाना सीखा था, ना कि मध्य पाषाण काल के लोग, इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत है। आग का आविष्कार पूछा जाए तो पूरा पाषाण कालीन होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन केवल 2 जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के द्वारा रचित पुस्तक या पुस्तकें हैं। पहला है नागानंद, दूसरा हर्षचरित, तीसरा है रत्नावली। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला और तीसरा हर्षवर्धन के द्वारा रचित पुस्तक है। हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचना है। तो 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन का जन्म जो है 591 ईस्वी में हुआ था। यह पुष्यभूति वंश का जो है प्रमुख शासक था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। और हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का कवि भी था। उसने संस्कृत में नागानंद, उसके बाद जो है रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन नाटकों की जो है रचना की थी। और हर्षवर्धन ने अपने राजदरबार में कादंबरी और हर्षचरित के रचयिता जो कि बाणभट्ट हैं, और जो है सुभाषित वली के रचयिता मयूर और चीनी यात्री ह्वेनसांग को आश्रय प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। तो इतना भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, 1 और 3 जो आपका सही है। अगला प्रश्न है, चोलकालीन रायलसम विभाग वर्तमान में समान है किसके? तो यह समान है डाक विभाग की। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। तो कौन जारी किया था? तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, फर्रुखसियर ने जारी किया था। फर्रुखसियर का जो शासनकाल था, यदि देखा जाए 1713 से लेकर के 1719 तक जो फर्रुखसियर ने शासन किया। और सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर शासक बना था। और इसी के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल आया, जो कि 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा, जिसे कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और फर्रुखसियर के समय में मुगलों एवं सिखों के संबंध वह कटुतापूर्ण हो गए थे। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या के कारण फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके समय ब्लैक होल त्रासदी यानी कि ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के समय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 जून 1756 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। किले के पतन के बाद फोर्ट के विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैदखाने में कैद कर दिया गया, जिसे कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता था। और 146 लोगों को कैद किए जाने की सूचना थी, जिनमें से केवल 23 पुरुष जो है, जिनमें एक शामिल थे हालवेल सहित कुल 23 पुरुष ही जो है जीवित बचे थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? 20 जून 1756 को, और उस समय बंगाल का नवाब जो था वह था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ए का हो जाएगा सी। फिर है तलावार, तो इसके संपादक थी मैडम भीकाजी कामा, तो दूसरा का हो जाएगा ए। फिर है गदर, तो इनका संबंध हो जाएगा लाला हरदयाल से। तीसरे का हो जाएगा बी, CAB। तो CAB आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित युद्धों के साथ निम्नलिखित संधि को मिलाएं और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। भारत के इतिहास में 4 मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, तो इसमें आपका 3 ही दिया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 सन यदि देखा जाए तो 1767 से लेकर के 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इसकी जो समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि से की समाप्ति हुई थी, मद्रास की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है मद्रास की संधि से हुई, तो ये का हो जाएगा यहाँ पे बी। फिर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ही आपका 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ, और इसकी जो अंत हुआ द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध का, तो मंगलौर की संधि से। दूसरे का हो जाएगा ई। फिर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका 1790 से लेकर के 1792 तक हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसकी समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे सी, BAC, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। सन जरूर याद रखेगा, सन भी पूछा जाता है। और मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में जो है विलय हो गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो तीनों ही याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 1792, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी मैसूर का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका सूची 1, जिसमें गवर्नर जनरल दिए गए हैं, और सूची 2 गतिविधियाँ आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन जो है आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, आपको पता होगा 1905 में हुआ था। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। फिर है स्थानीय स्वशासन, तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, बी का हो जाएगा दूसरा। और फिर है आपका सहायक संधि, तो वेलेजली प्रसिद्ध हैं, सी का हो जाएगा पहला। और व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति जिसे कहा जाता है, तो डलहौजी के समय में हुआ था, डी का हो जाएगा तीसरा। 4-2-1-3, तो 4-2-1-3 यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन की बात करें जो पहला दिया गया है यहाँ पे, तो इसके निर्णय की घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था।
और स्थानीय स्वशासन जो दिया गया, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक जो है कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में यह लागू हुआ था। उसके बाद जो है, और रिपन के समय की एक महत्वपूर्ण और घटना है जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि जो है जनगणना, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो रिपन के समय में ही हुआ था, 1881 ईस्वी से। तो ये भी याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे सहायक संधि। तो सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। और सहायक संधि जो है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर यह आधारित थी। तो सहायक संधि वेलेस्ली हो गए। फिर है व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे हड़प नीति कहते हैं। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे। साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी उनके राज्य वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता था। सबसे पहला जो यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के तहत जो विलय किया गया था, जिस राज्य का या जिस कह सकते हैं उस समय जो प्रांत था, सतारा था 1848 ईस्वी में। फिर दूसरा जयपुर था 1849 में, संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी का विलय हुआ 1853 ईस्वी में, नागपुर का विलय हुआ 1854 में। और ऐसे भारतीय राज्य थे जिनका डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और अंतिम जो प्रांत था वह था अवध, 1856 में इसका विलय हुआ था। तो यहाँ पे व्यक्तिगत का सिद्धांत से हो जाएगा डलहौजी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और दूसरा है, इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका पहला जो दिया गया ये तो सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा केवल एक। बक्सर का युद्ध सन आपको याद होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर और मुगल सम्राट शाह आलम तथा बंगाल का गवर्नर वेंसिंटार्ट था। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, जिसने मुगल बादशाह से तथा अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि कर ली थी। तो यहाँ पे दिया गया, इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, गलत है। कौन था? वेंसिंटार्ट था। तो केवल एक सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। दूसरा, उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल दो सही है, पहला गलत है। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में दिया गया तो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जबकि यहाँ पे 1929 दिया गया, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। और इसकी शुरुआत गांधी जी के जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा जो है शुरू की गई थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की और नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया था। तो केवल दूसरा इसमें सही है, पहला गलत है। 1929 दिया गया जबकि 1930 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गोखले ने जो है बंगाल विभाजन और कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी शासन की निंदा भी की थी इस अधिवेशन में।
और 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन भी किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व वह पंजाब में लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने और आंध्र प्रदेश में हरी सरोत्तम राव ने संभाला था। तो यहाँ पे आपका पूछा गया 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई और दूसरा है प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो कि पहला चरण देखा जाए तो 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी और प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 2 चरण में जो चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था और इस सत्याग्रह में कुल करीब 25,000 सत्याग्रही जेल गए थे, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और संविधान मंडलों के सदस्य भी इसमें शामिल थे। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है लाला हरदयाल ने 1905 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना की। दूसरा 1913 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जबकि यहाँ पे लाला हरदयाल दिया गया, इसलिए यहाँ पे गलत होगा। और यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई थी और विश्व युद्ध के आरंभ होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए और 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम भीकाजी कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जबकि 1913 दिया गया, 1907 होना चाहिए, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। डी ऑप्शन सही हुआ यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में की गई। दूसरा है भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो कौन सा आप कथन इसमें सही है? तो दोनों सही है, यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, 1 और 2 दोनों। दिसंबर 1922 में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव में से एक थे। नवंबर 1923 में के चुनाव में जो है स्वराजवादियों को अच्छी सफलता मिली। इन्होंने विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया और 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति भी स्वराजियों ने ही करवाई थी। इन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया। और दूसरा जो दिया गया, भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है। मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले वह पहले भारतीय थे। तो दोनों सही हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो पहला दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। फिर है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ? तो घोषणा हुई थी 1911 में और स्थानांतरित हुआ था 1912 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह दिया गया 1918 में हुआ। फिर है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। तो क्रम से आपको लगाना है यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, फिर होगा आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह, लास्ट में होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? तो ये किया गया था लिटन के समय में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था
1876 से लेकर के 1880 के बीच जो है लिटन का कार्यकाल था। यह सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय। अगला जो प्रश्न आपका, पील कमीशन संबंध है किससे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन से। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया, जिसने भारतीय रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात जो था वह 1:3 का था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। पील कमीशन का संबंध पूछा गया है, ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन से है। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 जीएस क्वेश्चन का जो है 20वां सेट। तो इसके पहले 19 सेट हल कराए जा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।